नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। नितिन जयराम गडकरी, ये नाम सुनकर या इस शख्स को देखकर या इस पर्सनालिटी को देखकर आपके मन में कभी कोई गलत या बुरा विचार आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये अपने आचरण के लिए, ये अपने व्यवहार के लिए जाने माने जाते हैं। ये कभी भी कोई अपशब्द किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनकी भाषा बहुत संतुलित होती है और अपने से ऑपोजिट पार्टी पर भी ये हमेशा अच्छी बातें ही बोलते हैं। ये अगर किसी की आलोचना भी करेंगे तो बहुत ही सुलझे तरीके से, बहुत ही सोच समझ कर शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, इसलिए सुनने वाले को भी वो अक्सर वो चीज़ बुरी नहीं लगती है। ये बात बिल्कुल उसके विपरीत है। जिस पार्टी में ये आजकल हैं, उसके मुखिया हो, नड्डा साहब हो, या उसके मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी भाषा से ये बिल्कुल ही विपरीत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि ही इज़ द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। वो सही व्यक्ति हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। यही नहीं, नितिन गडकरी अपनी कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी वो कोई काम करने की ठान लेते हैं तो उसको पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को नागपुर में हुआ था। ये हमेशा से ही, जब से ये राजनीति में आए हैं, तब से ये विवादों में घिरे ही रहते हैं। कुछ ना कुछ आरोप इन पर लगता ही आया है। नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की लिस्ट कोई छोटी नहीं है। महाराष्ट्र में जब ये मंत्री थे तो इनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, जिसमें पूर्ति स्कैम की बात की जाती है और एक इरिगेशन स्कैंडल की बात की जाती है। अभी हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट में इनके मंत्रालय को लेकर काफी कुछ इन पर आरोप लगाए गए हैं। तो एक तरफ नितिन गडकरी एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में जो कि एक अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, वो हैं, और दूसरी तरफ एक राजनेता के रूप में एक नितिन गडकरी हैं जो कि अन्य पॉलिटिशियंस की तरह ही वो काम करते हैं। और इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि जहां पर बोलना चाहिए वहां नितिन गडकरी जी चुप रहते हैं, और जहां पर नहीं बोलना चाहिए वो जाके बोलते हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको नितिन गडकरी जी के बारे में कुछ डेटा दिखाऊंगा और कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र करूंगा जिसकी वजह से ये आपको पता चल जाएगा कि नितिन गडकरी जी को चुप रहने को क्यों मजबूर किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से ये निवेदन है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, जिस भी चैनल पर आप देख रहे हो। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नितिन गडकरी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी और एमकॉम की डिग्रीज हासिल की। ये अपने पढ़ाई के दिनों से ही भारतीय जनता युवा मोर्चा और एबीवीपी से जुड़े रहे। बाद में नितिन गडकरी आरएसएस से जुड़ गए थे और इमरजेंसी के खिलाफ इन्होंने काफ़ी प्रचार किए थे। अब नितिन गडकरी के कैरियर का ग्राफ एक सिलसिलेवार तरीके, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपको दिखाऊंगा। हम ये देखेंगे कि उनके जीवन में क्या अप्स आए, क्या लोज आए, लेकिन जब जब वो राजनीति में आगे बढ़ने लगे तब तब उनके खिलाफ कोई ऐसी घटना हो गई कि उनको पीछे जाना पड़ा। नितिन गडकरी का जो पहला राजनीति का फेज था वो 1990 से 2014 तक, जब ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ही ऑपरेट करते थे। ये एक खास बात है, खासकर बीजेपी के नेताओं में, और आप ये मोदी जी का भी देखेंगे कि जब तक ये लोग स्टेट्स में रहते हैं या राज्य में रहते हैं तब तक ये इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू ये मैनेज करके और सत्ता में बने रहते हैं। 1995 से 1999 के बीच में नितिन गडकरी कैबिनेट मिनिस्टर रहे। मनोहर जोशी की कैबिनेट थी, इनको पीडब्ल्यूडी का विभाग सौंपा गया था। उसके बाद 99 से 2005 तक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे महाराष्ट्र की काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में।
2005-2009 तक ये भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट रहे और 2009 से 2013, और इसके बारे में मैं थोड़ी विस्तृत जानकारी दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के 9वें प्रेसिडेंट बने थे। और 2014 में फिर इन्होंने चुनाव लड़ा नागपुर से और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए और उसके बाद वहां पर मंत्री बने। जैसा कि मैंने कहा, जब भी नितिन गडकरी जी कोई अच्छा काम करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके इस बढ़िया अच्छे काम पर मिट्टी पड़ जाती। गडकरी जी जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, तब उन्होंने जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किया था वो था पूना एक्सप्रेसवे का। यही उनका क्लेम टू फेम था। जो प्रोजेक्ट पहले रुका हुआ था वो इनके कार्यकाल में उसको फास्ट ट्रैक किया गया और बाद में 2002 में ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस पर कुल लागत 1630 करोड़ की आई थी और ये बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर के बेसिस पर था, जिसमें के टोल पहले 30 साल जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो यहां से लेगी। अब जरा तारीखों पर ध्यान रखिए। मैं एक बार फिर से वो टेबल आपको दिखा देता हूं। नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री रहे थे महाराष्ट्र सरकार में 1995 से लेकर 1999 तक। उसके बाद ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, इनके खिलाफ कोई भी वहां पे एलिगेशन नहीं आया। उसके बाद ये प्रेसिडेंट रहे स्टेट यूनिट के, तब भी इनके खिलाफ कोई बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट बने, उसके बनने के तुरंत बाद इनके खिलाफ काफी सारे एलिगेशंस लगने लगे। नितिन गडकरी जी की पहली टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी 2012 में उनकी टर्म खत्म होनी थी। वो अकेले ऐसे एक प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको लगातार दूसरी बार भी बीजेपी का प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके लिए उनके जो रूल्स हैं उसको संशोधित किया गया और ये सब आरएसएस के कहने पर ही किया गया था। गडकरी जी का दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बनना, ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आई। इसी वजह से 2012 में एक पूर्ति स्कैम उभर कर आया। इसमें गडकरी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था और ये कहा गया कि जिन कंपनीज को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिए थे, उन्होंने नितिन गडकरी की जो पूर्ति शुगर एंड पावर लिमिटेड है, जिसके वो उस समय चेयरमैन थे, उसमें उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। ये स्कैम मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से आया था और 2012 में आया, जिससे एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। हालांकि इस बात का खंडन नितिन गडकरी ने किया था। उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में ही दिया और उसमें अपनी सफाई भी पेश की थी। लेकिन तब इस कंपनी का नाम काफ़ी आने लगा, IRB, जो आज भी वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ही करते हैं, आइडियल रोड बिल्डर्स ग्रुप। क्योंकि आरएसएस की जिद पर नितिन गडकरी को दूसरी बार प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो जब नितिन गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप आने लगे तो आरएसएस ने अपने को इससे अलग कर लिया। 27 अक्टूबर 2012 को भैयाजी जोशी, जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने ये बोल दिया कि आरएसएस नितिन गडकरी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी अगर उनके खिलाफ ये बातें सिद्ध हो जाती हैं। भैयाजी जोशी का ये स्टेटमेंट ही काफ़ी था। उसके आते ही बीजेपी के बड़े बड़े नेता नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगने लगे, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा और 2012 के अंत तक पूर्ति शुगर एंड पावर लिमिटेड पर एक इनकम टैक्स का केस बन गया। उसके आते ही नितिन गडकरी को दिल्ली बुलाया गया, जहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। 22 जनवरी 2013 को राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने। जनवरी 2013 आने तक नितिन गडकरी जी को रास्ते से हटा दिया गया।
वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी एक स्वच्छ इमेज थी, क्लीन इमेज थी, काम करने में सक्षम और माहिर थे और पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे। तो उनसे कई लोगों को एक डर सा बना हुआ था। उनके खिलाफ जो आरोप लगे उनकी कभी औपचारिक रूप से कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी। केवल एक इनकम टैक्स का केस लगा था, वो भी 16 मई 2014 को विड्रॉ कर लिया गया, ये कहकर कि कुछ भी नितिन गडकरी जी के खिलाफ नहीं मिला है। इधर 2012-13 का पीरियड मोदी जी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रहा था। ये वो पीरियड है जब मोदी जी पूरी कोशिश में लगे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव से अपने को एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो नॉमिनेट करा ले। इसके लिए ये ज़रूरी था कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हो वो उनको सपोर्ट करें, और राजनाथ सिंह जी ने उनका पूरा सपोर्ट किया। उसके साथ मनोहर पार्रिकर बहुत वोकल रहे। तो कई लोगों ने मिलकर आडवाणी जी को एक साइडलाइन किया गया और इसी तरह मोदी जी को नॉमिनेशन मिला था। अब अगर नितिन गडकरी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे होते तो क्या होना था, ये बात तो केवल अब एक एकेडमिक इंटरेस्ट की है। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी को इतने आराम से नॉमिनेशन नहीं मिलना था। पूर्ति स्कैम एक अकेला ही ऐसा स्कैम नहीं था नितिन गडकरी के खिलाफ। 2013 में सडनली एक और स्कैम की बात होने लगी, वो था महाराष्ट्र में इरिगेशन या लैंड स्कैम। इसका खुलासा या अनर्थ जिसने किया था वो थी अंजलि दमानिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ये आम आदमी पार्टी में फिर बाद में इन्होंने ज्वाइन किया और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था। उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन के इंचार्ज अरविंद केजरीवाल होते थे, और आज हमें सबको ये पता है कि उस समय आईएसी का सपोर्ट पूरी तरह आरएसएस करती थी। तो नितिन गडकरी को बीजेपी के अध्यक्ष पद से केवल हटाया ही नहीं गया, उसके बाद एक और बड़ा स्कैम उनके सामने रख दिया कि अगर वो लड़ने के मूड में हैं या फाइट बैक करें तो उनको और भी ज़्यादा मुश्किलें सामना करना पड़ सकता है। वैसे एक मेरा जो प्रश्न था कि अंजलि दमानिया आजकल हैं कहाँ, उनके बारे में कोई खबर आ नहीं रही है, ना ही उन्होंने जो उस समय एलिगेशन लगाए थे उसको आगे परस्यू किया। अब हम जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आज की सिचुएशन भी देखेंगे। एक जल्दी से मैं आपको बता दूं कि किस तरह नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर बने थे 2014 में, उस समय ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनको कई अन्य विभाग भी उस समय दिए गए थे, जिसमें से मेजर था मिनिस्टर ऑफ शिपिंग और दूसरा था मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। कई विभाग थे और धीरे धीरे करके सारे विभाग नितिन गडकरी से हटा दिए गए और आज की तारीख में वो केवल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। इसी वर्ष 2023 मई में सरकार ने नीति आयोग को कहा कि वो NHAI का जो ऑपरेशंस है उसका एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना शुरू कर दे। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि NHAI ने जो पैसा उधार लिया है वो लगभग 3 लाख करोड़ पहुंच गया है, और इस वजह से जो उसका इंटरेस्ट जाता है उसकी वजह से सरकार को बजटरी सपोर्ट अपनी बढ़ानी पड़ रही है। तो इसी बात की जांच अब हो रही है। कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं कि मार्च 2014 में NHAI का टोटल जो इन्होंने पैसा उठाया था वो लगभग 23,800 करोड़ था, जो मार्च 2022 आने तक 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गए थे। तो एक तरह से मोदी सरकार ने नितिन गडकरी की कार्य प्रणाली या कार्यशैली पर ये एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि नितिन गडकरी ने जो एक नैरेटिव पब्लिक को दिया है कि वो हर जब काम एक उठा लेते हैं उसको पूरा करते हैं, अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो वो मार्केट से पैसा उठाकर ये सड़कें कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो ठीक नहीं बैठ रही है। जितना टोल से पैसा आ रहा है
वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। और इसी वजह से मोदी सरकार ने एक और नैरेटिव शुरू कर दिया है नितिन गडकरी के खिलाफ कि ये पैसा उठा रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा। और इधर 3-4 दिन पहले सीएजी की ये रिपोर्ट आ गई जिसमें ये बोला गया कि द्वारका एक्सप्रेसवे में एनएचएआई ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो 250 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया है, जबकि सरकार ने 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से ये अप्रूव किया था। तो ये बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप है नितिन गडकरी के खिलाफ और एक तरह से फिर से ये भ्रष्टाचार की तरफ उंगली उठा रहा है। सीएजी तो मेरे हिसाब से मोदी सरकार के कहे बगैर कोई काम करेंगे नहीं, खासकर जो हमारे आजकल जो सीएजी हैं वो आईएएस अफसर वो गुजरात कैडर से ही हैं और मोदी जी के एक खास आदमी माने जाते हैं। अब आप 2 और 2 मिला के 11 जोड़ लीजिए। एक और चुनाव आ रहा है 2024 का। नितिन गडकरी ऐसे एक व्यक्ति माने जा रहे हैं कि वो कहीं पर मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। और फिर से ये बात भी मानी जाती है कि नितिन गडकरी आरएसएस यानी कि मोहन भागवत के भी करीब हैं। लेकिन पहले जब ये हो चुका है कि अगर करप्शन का मामला है तो आरएसएस नितिन गडकरी के साथ खड़ी नहीं होगी, इसलिए इस बार भी अगर कोई करप्शन केस नितिन गडकरी के खिलाफ निकलता है तो ये यकीनन मोहन भागवत उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। 2013 में 2 बड़े स्कैम्स आए थे, पूर्ति स्कैम और इरिगेशन स्कैम। इस बार द्वारका एक्सप्रेसवे और भारतमाला स्कैम्स, इनकी वैल्यू पिछली बार से बहुत ज़्यादा अधिक भी है। तो मोदी जी को अपना रास्ता 2024 के लिए साफ करना है, इसलिए नितिन गडकरी जी को रास्ते से दोबारा से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। लिखिएगा आपको कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।